लोग डॉक्टर मरियम मंटेसरी के बारे में पढ़ेंगे ना। डॉक्टर मरियम मंटेसरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर मरियम मंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी को इटली में हुआ था। इनके जन्म के थोड़े समय बाद ही इनके माता पिता रोम चले गए, जहां इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। रोम विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पूरी कर डॉक्टर की उपाधि पाने वाली यह रोम की पहली महिला थी ने। समझ रहे कि नहीं आप लोगों ने? डॉक्टर मरियम मंटेसरी का जन्म कब हुआ था ना? 1870 ईस्वी में ने। और इनकी सबसे बड़ी उपाधि थी कि इन्होंने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर की उपाधि ग्रहण कर ली थी ने। तो ये इनका बहुत ही बड़ा इनका ये उपाधि था ना, ठीक है ना। इसके 2 वर्ष पश्चात एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इन्होंने मंदबुद्धि एवं संबंधित दोषों का शिक्षा द्वारा उपचार विषय पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्होंने शिक्षा से संबंधित एक भाषण दिया था, लेक्चर दिया था, जो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया ने। रोम के शिक्षा शास्त्री ने इन्हें और भी व्याख्यान देने को आमंत्रित किया और तत्पश्चात मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षक तैयार करने का भार सौंपा ने। यानी कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इनका भाषण सुन करके इतना उनको अच्छा लगा ना कि उन्होंने फिर से एक बार इनको इनवाइट किया कि वो आकर के और मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षक तैयार करें, ताकि मंदबुद्धि बालकों को कैसे शिक्षा दिया जाए। यह अवसर पाकर मोंटेसरी ने स्वयं मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा का काम प्रारंभ किया और उन पर शैक्षिक प्रयोग भी किए। इसी कारण इनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। इनकी शिक्षा पद्धति आज भी विद्यालयों में प्रचलित है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब हम लोग जानेंगे डॉक्टर मरियम मंटेसरी पद्धति की शिक्षा के सिद्धांत क्या थे ने, थॉट क्या थे ने, उनके विचार क्या थे ने। मरियम मंटेसरी ने पहले मानसिक रूप से कमज़ोर या विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें बाद में सामान्य शिशुओं की शिक्षा पर लागू किया। जो ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यानी कि उन्होंने जो मंदबुद्धि बालकों के लिए और कमज़ोर या विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उन्हें बाद में सामान्य शिशुओं की शिक्षा पर लागू किया गया। जो ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं, देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत नंबर 1। नंबर 2, मनोविज्ञान का सिद्धांत। नंबर 3, स्व शिक्षा का सिद्धांत। नंबर 4, आत्म अनुशासन का सिद्धांत। नंबर 5, वैयक्तिक विकास का सिद्धांत। एंड लास्ट नंबर 6, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा। ये 6 पॉइंट उन्होंने अपने सिद्धांत में रखा है। तो इसको हम आप लोग को व्याख्यान हम लेक्चर के माध्यम से दे देंगे ना, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ना, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट को हम नोटबुक पे नहीं उतारे हैं, ये हम व्याख्या द्वारा आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के सिद्धांत में देखिए इन्होंने क्या कहा ना। पहला सिद्धांत,
जीवन की सामान्य क्रियाकलापों में बच्चों को स्वतंत्र बनाना है। जो डेली हम लोग कार्य करते हैं, खेलते हैं, उठना बैठना खेलना, ये इनका पहला सिद्धांत है। क्रियाकलापों में बच्चों को स्वतंत्र बनाना है। बच्चों को खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। मस्तिष्क का अल्प विकास होता है, अतः बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा अतः बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में खराब अंग या इंद्रिय की कमी को पूरा करने हेतु दूसरे इंद्रियों के प्रयोग का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे नेत्रहीन के लिए स्पर्श की शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। स्पर्श को मरियम मोंटेसरी अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मूल मानती हैं। इसका विकास प्रारंभ में बहुत अधिक किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान का सिद्धांत। एडवर्ड सेगुइन, जिनका प्रभाव मोंटेसरी पर पड़ा, उन्होंने कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों के प्रशिक्षण को शारीरिक विधि कहा। कौन थे? एडवर्ड सेगुइन, जिनका प्रभाव मोंटेसरी पर पड़ा। उन्होंने क्या कहा था ना, कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों के प्रशिक्षण को शारीरिक विधि कहा। पर मोंटेसरी द्वारा की गई प्रगति को देखते हुए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जा सकता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य है शैक्षिक प्रक्रिया बच्चे मानसिक विकास के स्तर तथा उसकी रुचि पर निर्भर करता है। शैक्षिक प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है? बच्चे की मानसिक विकास के स्तर तथा उसकी रुचि, उसका मानसिक स्तर क्या, कहाँ तक है, कितना है, और उसकी रुचि किस में है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है ना। मानसिक विकास के स्तर तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है, न कि पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं पर और न ही अध्यापक की कार्य योजना पर। मोंटेसरी ने कहा शिक्षा से तात्पर्य है बच्चे के जीवन के सामान्य विस्तार हेतु दी गई क्रियाशील सहायता। शैक्षिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक तब आता है, शैक्षिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पल तब आता है जब बच्चे के मस्तिष्क में आवश्यकता की जागरूकता आती है। अतः यह आवश्यक है बच्चे द्वारा विकास की आवश्यकता को महसूस किए जाने पर कार्य दिया। मोंटेसरी ने कहा शिक्षा से तात्पर्य है बच्चे के जीवन के समान विस्तार हेतु दी गई क्रियाशील सहायता। शैक्षिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पल तब आता है जब बच्चे के मस्तिष्क में आवश्यकता की जागरूकता आती है। अतः यह आवश्यक है बच्चे द्वारा विकास की आवश्यकता को महसूस किए जाने पर कार्य दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई कार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अगर कोई बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता या कोई कार्य नहीं समझ पाता तो अध्यापक को उसे दोहराने के बजाय यह मानना चाहिए कि कार्य समय से पूर्व दे दिया गया। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर सक्षम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसके समय से पूर्व उसको कार्य दे दिया गया है। जब बच्चा उसकी आवश्यकता दिखाए तो पुनः वह पाठ या कार्य दिया जाना चाहिए। किसी कार्य के लिए समय सारणी को ध्यान में रखने की जगह बच्चे की रुचि और सीखने की इच्छा को ध्यान में रखना चाहिए। मोंटेसरी पद्धति में एक ही कार्य पर बच्चे कई दिन लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को अगला पॉइंट बताएंगे।